जी नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के दो एस्पेक्ट्स को कवर किया है, जिसको हम इंटरनल एस्पेक्ट्स बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट। अभी हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की। मुगीस साहब, हम आपकी तरफ आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स हैं इसके इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो दोनों को इलेबरेट कीजिए और फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं प्लीज़। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उसमें सबसे पहले सोशल अवेयरनेस। जी ठीक है ना, कि सोसाइटी में आप जो है वो मूव कर रहे हैं तो सोशल अवेयरनेस आपकी कितनी स्ट्रांग है। जैसे कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। जी ठीक है, कि इंसान जो है वो अकेले नहीं रह सकता। किसी जंगल में किसी इंसान को आप छोड़ दें, किसी बड़े से महल में उसको छोड़ दें और उससे कहेंगे आपके पास सब कुछ है सिवाय लोग नहीं है आपकी जिंदगी में और जिंदगी गुजारें, तो सब कुछ होने के बावजूद एक टाइम आएगा वो ही विल डाई, क्योंकि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है और वो इंसानों के बगैर नहीं रह सकता। इसका मतलब हमें जीने के लिए जरूरी है कि हमारे साथ लोग हों, लोगों से हमारा इंटरेक्शन हो। जब हम ये बात करते हैं कि हम लोग हों और उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हो और हम कुछ कहें और वो सुने, हम कुछ करें वो हमें अप्रिशिएट करें, ठीक है, ये इंसान की नीड्स हैं, इसके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि आपके अंदर एम्पैथी के स्किल्स होने चाहिए, कि आप अपने आप को दूसरों के कहते हैं ना शूज में डाल के देखें, उनकी सिचुएशन में अपने आप को पुट करें और देखें कि अगर मैं इस जगह पर होता तो क्या होता। ठीक है, अगर मैं किसी को ह्यूमिलिएट कर रहा हूं, किसी के इंसल्ट कर रहा हूं चार लोगों के अंदर, या मैं फॉर एग्जांपल आप छोटे बच्चे की मिसाल ले लें, अपने बच्चे को अगर आप घर में उसको डांट रहे हैं, ठीक है जी, वो कैसे रिएक्ट करेगा, आप उसको चार लोगों में अगर डांट रहे हैं तो बच्चा कैसा रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जैसे बात की थी, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो रिएक्ट करेगा उस वक्त, वो रिएक्ट करेगा उस वक्त, ठीक है। तो इसी तरह हमें लेकिन क्योंकि आपने उसकी बच्चे की साइकी को अंडरस्टैंड नहीं किया, या आपने अपने उस एम्प्लॉय की साइकी को अंडरस्टैंड नहीं किया जो आपके सामने खड़ा है, अब वो किस सिचुएशन में है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस वजह से अगर उससे कोई असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ या उससे कोई मिस्टेक हो गया किसी असाइनमेंट के अंदर, किसी टास्क के अंदर, तो बजाय इसके कि उसको ह्यूमिलिएट किया जाए, बजाय इसके कि उसको एक ऐसा निशान बना दिया जाए कि वो अपनी नज़र में भी होता यही है ना कि हमारी सोशल अवेयरनेस की जो लाइल्मी है उसकी वजह से हमारा इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है इस चीज का। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपके अंदर एम्पैथी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है ना, कि जब भी आप कोई फैसला करें, अगर आप ये सोच लेंगे कि इसका अगर मैं इसकी जगह होता और इस फैसले पे सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा, तो आप उसको जरा सोचेंगे और फिर उसको ऑल्टर करेंगे अपनी डिसीजंस को या अपनी बातों को। बिल्कुल, लीडरशिप का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है सोशल अवेयरनेस में। उसके ऊपर मैं आपका जरूर पुट लेना चाहूंगा, क्योंकि आपको यू बीन 23 इयर्स विद द कॉर्पोरेट सेक्टर। आप जरूर हमें बताइए कि जो हमारे लीडर्स हैं इस, और जो हमारे मैनेजर्स हैं जिनको हम लीडर्स बोलते हैं, ऑब्वियसली टीम का लीडर होता है मैनेजर, वो इन चीज़ों को लेकर किस तरीके से चल सकते हैं और वो आगे अपने एम्प्लॉयज के साथ, हमारे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है तो हम उसको क्विकली रैप अप कर देखें। इसमें होता है कि जो लीडरशिप रोल्स के अंदर लोग होते हैं उनका इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, एक जनरल सेइंग है, लोग कहते हैं कि पीपल लीव बॉसेस नॉट द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली, ठीक है, इसका मतलब जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको नहीं छोड़ते, उसके साथ जो उसका मैनेजर है अपने बॉस को छोड़ते हैं। इसका मतलब उसके साथ जो उसका रिलेशन है, ठीक है, जो इंटरेक्शन है, अगर वो स्ट्रांग होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव भी अचीव करेगी, ठीक है, अपना विजन अचीव करेगी और एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट अच्छी होगी और ओवरऑल जो है ना वो वेलनेस की तरफ हम जाएंगे। उसमें मैं आपको एक सेइंग है, मैं पढ़ रहा था, व्हेन आई इज रिप्लेस्ड बाय वी इवन इलनेस बिकम वेलनेस। जी 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 बिल्कुल, ठीक है, इवन इलनेस बिकम वेलनेस, बिकम वेलनेस। इसका मतलब अगर मैं ये कहूंगा कि आई करके करूंगा तो इसका तो ये होगा कि मैं लोगों को इल कर रहा हूं, हर चीज में अगर क्रेडिट मैं लेके जाऊंगा, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, इस तरह करो। जबकि अगर मैं ये कहूंगा वी, ये काम हमने किया है, इज अ टीम वर्क, वी हैव डन इट, वी हैव अचीव इट, तो उसका तो मोरल बहुत ऊपर चला क्या वेलनेस की तरफ जाएगा। तो बहुत ही एक इसको अगर आप गौर करें तो इसके अंदर ये एस्पेक्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के अंदर होता है, और यही काम होता है ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप टीम का, कि कल्चर ऐसा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट करें जिसमें टीम वर्क अचीवमेंट का सेंस हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट, वी हैव डन इट, अचीवमेंट। इंडिविजुअल अचीवमेंट जो है वो ठीक है, उसकी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अगर लिंक है तो इट्स फाइन, बहुत अच्छी चीज है। और अगर नहीं है तो दैट मींस जो है वो ये कोई सही अच्छी इंडिकेशन नहीं है। और कोई भी अचीवमेंट है, देखें ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई काम करते हैं, कोई एक बंदा
कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं उसमें पूरी टीम का रोल होता है। बस ये सिर्फ बात है कि आप उस टीम को क्रेडिट देते हैं या नहीं देते, आई करके सब कुछ अपने पास रख लेते हैं और बाकी लोगों को इल कर देते हैं या वी कह के उनकी वेलनेस को प्रमोट कर देते हैं। हम ये क्रक्स ले सकते हैं सोशल अवेयरनेस का कि अगर लीडर कोई भी बनेगा तो वो अच्छे इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ बनेगा, अदरवाइज सिंपल सी बात हम ये कहें कि लीडर जिसने बनना है उसको अपना इमोशनली वेल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और बहुत कम लोग होते हैं जो इस लीडरशिप पोजीशन पर होते हैं और इमोशनली भी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, चार्ज होते हैं। हो सकता है वो आईक्यू बहुत इंटेलिजेंट हो वैसे, लेकिन इमोशनली शायद इतने इंटेलिजेंट ना हो। जी बिल्कुल। ये इसका चौथा एस्पेक्ट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर एक पहला एस्पेक्ट और एक आखिरी एस्पेक्ट, मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को जब भी स्टडी करता हूँ मैं इन दोनों के अंदर खो जाता हूँ और मेरी एक अलग सी दुनिया बन जाती है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मदर के साथ आपका रिलेशन, बहन के साथ आपका रिलेशन, भाई के साथ आपका रिलेशन, बाबा के साथ आपका रिलेशन, बीवी के साथ आपका रिलेशन, खाला के साथ, आपके ससुराल में आपके, मतलब अब रिलेशनशिप सोसाइटी के अंदर, दोस्तों के अंदर, उसको बताइए कि आप एज ए हेल्थ कंसल्टेंट आप क्या कहती हैं कि किस तरीके के रिलेशनशिप्स को मैनेज किया जाए कि आपकी जो लाइफ है वो एक मजेदार सी लाइफ हो जाए, और एक क्या कहते हैं कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो, ब्लिसफुल लाइफ, यू कैन से अ ब्लिसफुल लाइफ। हां जी, ब्लिसफुल लाइफ। जी इस तरह से। अच्छा सर ने बात की हमारी सोशल इंटरेक्शन की और सोशल रिलेशनशिप की, आप बात कर रहे हैं फैमिली रिलेशनशिप की, तो इसको अगर मैं बिल्कुल समराइज करके कुछ कहना चाहूँ जी प्लीज, कि रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए सबसे सर ने आई और वी की बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। तो हमें इस आई को अपने पास से एलिमिनेट करना होता है, जिसको हम कहते हैं हमारी फिजियोलॉजी में आप कह लें, या फिर जो मैंने शीट्स की बात की थी, आपकी एक ईगो लेयर होती है, ईगो शीट होती है, वो एक बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाती है आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स के। जब वो होता है, जब वो कहना शुरू करता है कि मेरी चीज है, दूसरा बच्चा इसको ना ले, आपने देखा होगा बच्चे में ये सेंस जो है वो डेवलप होने लगता है। तो यही सेंस बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत पोलाइट लगने वाले इंसान, बहुत मैनेज लगने वाले इंसान, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं ये ईगो शीट मौजूद होती है। तो वहां पर अगर आपने ये सक्सेसफुल आप हो गए कि आपने उस ईगो को बिल्कुल हटाकर, जिसको हम आई कहते हैं, आई इज अनदर नेम ऑफ ईगो। ईगो इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, इसको बहुत से लोग नेगेटिव वर्ड में यूज करते हैं। ईगो इज जस्ट कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा डोमिनेट करना चाह रहे हो हर चीज के अंदर, तो आपने वहां पर वी का और हम का एलिमेंट लेके आना है। और रिलेशनशिप बिल्डिंग, चाहे वो सोशल हो चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो, आपने अपने माइंड को प्रोग्राम करना है कि आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट कैसे करते हो। अगेन द कनेक्शन, और वो कैसे स्टार्ट होगा? पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस करनी पड़ेगी, सेल्फ मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। जब आप सेल्फ मैनेजमेंट से होकर गुजर जाओगे तो फिर आपके अंदर एम्पैथी डेवलप होगी, जिसका सर ने जिक्र किया। एम्पैथी डेवलप होगी, आप खुद ब खुद रिलेशनशिप्स में बेहतर होगे, आप खुद ब खुद प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी बेहतर होगे। ये नहीं मुमकिन कि कोई इंसान घर में के रिलेशनशिप में अच्छा ना हो और वो ऑफिस में अच्छा हो, क्योंकि इट्स अबाउट अ माइंड प्रोग्रामिंग। आपका माइंड जिस तरह से प्रोग्राम हो गया है, आप हर तरह उसी तरह हर जगह उस तरफ रिएक्ट करोगे। समटाइम्स आप कुछ एक्टिंग जरूर कर सकते हो, कुछ अच्छा बनने की प्रिटेंड जरूर कर सकते हो, बट इन द एंड आपकी बॉस को या आपकी फैमिली को पता चल जाएगा कि आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म या एक ब्लिसफुल लाइफ की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको ये माइंड प्रोग्रामिंग इस तरह से अपनी करनी पड़ेगी कि आप हर जगह एक ही तरह रिएक्ट कर रहे हो। मैं आपके साथ अभी यहाँ बैठी हूँ एज अ गेस्ट, एज अ होस्ट, बट हम फील कर सकते हैं कि हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा रिलेशनशिप है, बिकॉज कि हम अपने माइंड्स को उतना प्रोग्राम कर चुके हैं कि जहां भी हम जाएंगे, चाहे वहां का वो मेड हो, चाहे वो घर के लोग हों, हम उनके ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत अच्छा, मुझे पॉइंट आ गया यहाँ से। आपके घर के अंदर जो मेड्स हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग हो। यही तो बात आ गई ना सलमान के, अगर आपका माइंड प्रोग्राम है कि आपके अंदर एम्पैथी है, तो आप खुद ब खुद ना चाहते हुए भी आपका एक एनिमल के साथ भी रिलेशनशिप उतना ही अच्छा होगा। आपके साथ, अपने मेट के साथ भी आपके साथ डायरेक्ट बिल्कुल बैलेंस होगा, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। एक डायरेक्टर के साथ अलग है आपका, मतलब आपका इजाजत ही नहीं देगा आपका माइंड इस चीज की। आप खुद ब खुद, आपने अनकॉन्शियसली बात की थी ना, आप वो खुद डेवलप करते जाओ। बहुत खूब। तो आपको सिर्फ अपना प्रोग्राम बहुत खूब। सर, क्या हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो हमारा ब्लू कॉलर स्टाफ होता है, क्या वो सिर्फ वही मतलब कि हमारे टी बॉय जो है वो बस टी देने के लिए आ रहा है, जो सफाई करने वाले वो सफाई करने की हद तक ही रहते हैं, उनके साथ कोई रिलेशनशिप डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं होता है? कि हम जब भी देखते हैं, कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी ऑफिस में चले जाएं, तो वहाँ पे बेचारे सबके सब ऐसे ही पिस रहे होते हैं।
देखें, ये मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी इस पे बात की थी कि जो कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पे ये देखना होता है कि वहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने इवन वर्कर को, अपने हाउसकीपिंग स्टाफ को कितना वैल्यू दे रहे हैं। देखिए, एक कंपनी के अंदर सबसे जूनियर लेवल पोजीशन होती है, स्वीपर होते हैं, हाउसकीपिंग। बिलीव मी, जो हाउसकीपिंग का स्टाफ होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है आपकी, स्पेशली इन टेक्निकल एरियाज में, या मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो आपकी फूड आइटम्स की या मेडिसिन की, तो वहाँ पे GMP या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को आपको देखना होता है। वहाँ पे आपकी हाउस कीपिंग एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप कह देंगे ठीक है जी आपके यहाँ स्वीपर नहीं है, तो आप मतलब वो आपकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप अपने ऑफिस की क्लीननेस नहीं कर सकते, तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट जो है वो लोग हैं। इस पे मैं थोड़ा सा आपने शायद वो एक मूवी आई थी संजय दत्त की, मुन्ना भाई MBBS, जिसमें वो उसमें बताते हैं कि वो स्वीपर जो है वो मॉपिंग कर रहा होता है और सब लोग उसको झड़क देते हैं और नहीं करते, और जब वो उसको कहता है, कोई बात करता है और गले लगाता है और कहता है प्यार की झप्पी दी है, तो हाउ he makes the connection with him. हमारा जो रिलीजियस है, हम एज अ रिलीजन अगर हम बात करें, वो भी तो हमें इस चीज की टीचिंग करता है ना कि आप अच्छी तरह आपको बात करनी है। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर किसी जूनियर लेवल पर है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो आपका गुलाम नहीं है, वो एम्प्लॉय है। ठीक है, वो गुलाम नहीं है। आप वहाँ पे नोकरी कर रहे हैं, वैसे वो भी कर रहा है, तो उसकी भी इज्जत नफ्स है। उसकी भी इज्जत नफ्स है। रिलेशनशिप के अंदर जो मैं अगेन जो मैंने बात स्टार्ट में की थी कि सेल्फ अवेयरनेस के बाद मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑल्दो हमें वो तीनों चीजों से गुजर के रिलेशनशिप पे आना पड़ता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अपनी सोसाइटी के अंदर जहां पे आप रह रहे हैं, वहां पे आपके लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग हो, ये कितना जस्टिफाइड हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, प्लीज। बहुत सारे जो सर खासतौर पर जैसे लोअर लेवल का स्टाफ होता है ना, ये बेचारे फाइनेंशियली वैसे बड़े हार्ड टाइम गुजार रहे होते हैं। अगर आप उनसे प्यार से, खुलूस और इखलाक से अगर आप बात कर लेंगे तो उनका खून बढ़ जाता है और वो आपसे कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका अगर ड्राइवर है, आपके अगर घर में मेड है, आपके कुक है, आपका जो भी इस तरह का लोअर मैनेजमेंट का स्टाफ है, लोअर वर्कर्स है आपके पास, तो उनको प्रॉपर्ली आप मैनेज करें, उनको टेक केयर करें। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं करते और उनको भी ह्यूमिलिएट करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मोर देन 90% हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जो इन लोगों को टेक केयर नहीं करती। बट ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। अच्छा, हम इस चीज के ऊपर भी बात कर रहे हैं। अगर हम ये सारी चीजें हमने क्लब करने की कोशिश की, ऑल्दो ये प्रोग्राम काफी नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, अगर हमने ये चीजें क्लब की हैं, तो आप हमें ये बताइए, मैं आपसे कुछ जान लेता हूँ, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में है, इसको हम डेवलप कैसे कर सकते हैं? माविश, आप अगर कुछ कहना चाहें कि इमोशनल इंटेलिजेंस को या इमोशनल क्वोशिएंट को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं? जी, ये सबसे आगे खास करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं अपने आप को किस तरीके से डेवलप कर सकता हूं। बिल्कुल, जैसे हम थ्योरी तो हमने बहुत जान ली कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी बातचीत हुई, समराइज वे में हुई, बहुत अच्छी हुई। जो लोग इससे लेना चाहेंगे फायदा, वो जरूर ले सकते हैं। अब बात ये आ जाती है, थ्योरी तो हमने जान ली कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम इसे इम्प्लीमेंट करने पर आते हैं तो हम वहाँ फेल हो जाते हैं। हमें गुस्सा भी आता है, हम रिएक्ट भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, ऑल्दो हम ये जानते हैं कि ऐसा नहीं करना, बट हम वो कर रहे होते हैं। उसका रीजन अगेन सलमान वही है कि हमारी जो माइंड प्रोग्रामिंग है बचपन से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, या जो हमारा एक कल्चर है इस तरह का अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो चुका है कि वो चीजें हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होते, समझ नहीं पा रहे होते। तो हमें क्या करना है, हमारा आपकी समझ गए होंगे पॉइंट कि हमारा माइंड प्रोग्राम हो गया है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। हमें क्या करना है, दोबारा से अपने माइंड पे जाना है और दोबारा से इसकी चेकिंग करनी है कि हमारा माइंड को हम किस तरीके से रीप्रोग्राम करें, ताकि वहां हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप कर सकें और वहां हम अपने थिंकिंग पैटर्न्स को, थॉट्स को ऑब्जर्व भी कर सकें कि माइंड में चल क्या रहा है। ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन टूल है, जो कि मैं आपको बता सकती हूँ, जो कि मैंने प्रैक्टिस किया है, या जो मैं पेशेंट्स पे हम कर रहे होते हैं या क्लाइंट्स पे, वो मेडिटेशन है, वो माइंडफुलनेस है। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। उसकी टेक्निक सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि आपने, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, कि आप कुछ वक्त के लिए अपना सेल्फ टाइम, मी टाइम, आज जैसे जिक्र हुआ, अपना सेल्फ स्पेस का हुआ, हाँ, मी टाइम इज अ ग्रेट टर्म ना, तो आप उस टाइम को जरूर अपने पूरे दिन में, चाहे वो सुबह सादिक का वक्त हो या रात का वक्त हो, जब आप बेड पे जाने वाले हों, उस टाइम आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बैठकर, अपने या लेट कर, मर्जी आपकी, अपने आप को, अपने माइंड को अपनी बॉडी से अलग करके सिर्फ ये देखना है कि हु एम आई, व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैंने आज क्या किया, और जजमेंट्स के साथ नहीं। आप इस तरह से करके अपने माइंड में, जब आप थोड़ी देर 1 मिनट के लिए भी सोचोगे ना, अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, जिस तरह का आपके सांस आ रहा है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन,
सिर्फ और सिर्फ 4-5 मिनट के लिए इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। मैं इनिशियल स्टेज बता रही हूँ कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू करें। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस एंड बेस्ट टेक्निक जहां आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हो। आप जैसे ही ब्रीदिंग के ऊपर अपना फोकस लेके जाओगे, शुरू में माइंड भाग रहा होगा, इधर उधर कहीं जा रहा होगा, बट तो 1-2 मिनट के बाद आप फील करोगे कि आपका माइंड सेंटर्ड हो गया है, एकदम सेंटर्ड हो गया है, और वहां पर आप फील करोगे एक स्टिलनेस, एक पॉज, जहां पर कोई थॉट नहीं होगी, जहां पर कोई जजमेंट्स नहीं होगी। आप सिर्फ अपने आप को एक इंडिविजुअल इंटेंटिटी एक फील करोगे। बस अगर आपने ये पॉज क्रिएट करने का हुनर सीख लिया तो समझे जीत हो गई। ठीक हो गया। पॉज करने का अगर आपने हुनर सीख लिया तो आपकी जीत होगी। लास्ट में मुगीथ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है? देखिए, मैं इसको जैसे अभी हमने जो फ्रेमवर्क डिस्कस किया था, जी, तो उसमें से ब्रीफली मैं बता दूं कि एक 4 क्वाड्रेंट के अंदर लोग कहाँ कहाँ जो है वो फॉल करते हैं। जी जी। अगर आप इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं, जिसमें हम सेल्फ अवेयरनेस की हमने जो है बात की थी और सेल्फ मैनेजमेंट की बात की थी, आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो इमोशनली चार्ज होते हैं और बहुत खुश रहते हैं, ठीक है, वो सेल्फ अवेयरनेस भी होती है उनको और सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को बहुत अच्छी तरह टेक केयर करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड में जब वो लोगों से डील करते हैं तो वहां पे इस बात का वो ख्याल नहीं रखते, लोगों को हर्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको एहसास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, एम्पैथी वो नहीं शो करते। तो क्या कहते हैं, वो अपने आप में खुश होते हैं वो लोग, और दूसरे लोग उनसे हर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड सेगमेंट में इसका बिल्कुल वाइस वर्सा है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद जो है वो इमोशनली डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, स्ट्रेस ले रहे होते हैं, लेकिन अपने साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनके जो दोस्त होते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, उनकी फैमिली में, इन सब के साथ वो बहुत अच्छा तरह का रिलेशन जो है वो रखते हैं। इससे होता है क्या है कि वो मुझे मैंने कहा ना कि दूसरों के बिहेवियर को समझना, जी, अपने ठीक है ना, दूसरों के बिहेवियर्स को भी समझना, उनको हर्ट ना करें, उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, वो बहुत अच्छी तरह करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि जब वो अपने ऊपर जो है खुद इमोशनली डिस्चार्ज होते हैं, खुद परेशान होते हैं, स्ट्रेस खुद ले लेते हैं, दूसरों को पास ऑन नहीं करते, तो इसमें उनकी अपनी हेल्थ के लिए ये नेगेटिव होता है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है, ठीक है, जब लेकिन दूसरों को वो फायदा पहुंचा देते हैं। अच्छा, तीसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो लोग खुद भी इमोशनली डिस्चार्ज होते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, उनका बैलेंस आउट हुआ होता है, और ये चीज वो दूसरों के साथ भी करते हैं, गुस्से में रहेंगे, चीखेंगे, लड़ेंगे, खुद भी परेशान, लोग भी परेशान, हर कोई कहता है, मतलब होते हैं ना कुछ लोग ऐसे कि जिनसे उनके घर वाले भी परेशान होते हैं, सोसाइटी भी परेशान होती है, वर्क प्लेस पे जाते हैं तो सबऑर्डिनेट भी परेशान होते हैं, ओवरऑल इस तरह के लोग, तो वो तो इस तरह के लोग होते हैं जो हमें दिखते हैं तो लोग कहते हैं इनसे अवॉइड ही करो, बात ही ना करो, ठीक है। चौथी जो टाइप होती है वो हमारा गोल होना चाहिए, जिसके अंदर आप इंटरनली भी जो है वो चार्ज होते हैं, अपने आप को अवेयरनेस भी होती है, सेल्फ मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करते हैं। आप जब लोगों से आप मिलते हैं, उनसे मिलते वक्त भी आप बहुत अच्छी तरह से उनको टेक केयर करते हैं, उन सारी चीजों को आप जो एक्सरसाइज करते हैं, तो ये एक ऐसा अल्टीमेट हमारा गोल होना चाहिए कि आप जो है एज ए लीडर के तौर पे काम करें, इन्फ्लुएंशियल लीडर हो, टीम वर्क को प्रमोट करें आप, ठीक है, आप एम्पैथी जो है वो शो करें, ना कि आप जो है वो एग्रेसिव, बॉसी, इस तरह की चीजों को आप अवॉइड करें और एक अच्छे इंसान बने। पहले तो अच्छे इंसान बने, फिर आप अपने डिफरेंट रोल्स जो लाइफ में आप प्ले कर रहे हैं, फिर वो उन रोल्स की तरफ जो है आप जाएं। तो ये हमारा एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि वी हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, और कैसे इन इंटरनल फैक्टर को और एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमें बैलेंस करना होगा। जब अगर हम ये बैलेंस कर लेंगे तो हम बहुत एक खुद भी सेटिस्फाइड होंगे और आपसे लोग भी सेटिस्फाइड होंगे, और आप एक सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले कर रहे होंगे, आप एक जो है वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर होंगे सोसाइटी में, ना कि हार्मफुल हो। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, हम अपने दोनों गेस्ट का इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम को जीनत बख्शी। मिस मामश कुतुब, आपका बहुत शुक्रिया। मुगीथ जलाल साहब, आपका एक बार फिर शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इतने अहम मौजू पर बात हुई और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं आखिर में हम बैक द स्टेज एक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर डिस्कस कर रहे थे कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। और नाज़रीन, मुझे एक डैनियल गोलमैन की एक कोटेशन मैं आखिर में कोट करना चाहूँगा। वो ये कहता है कि अगर आप अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकते, अगर आप खुद को आपको अगर आपकी खुद आगाही नहीं है, आप सोशली अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं कर सकते, और अगर आप सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार नहीं कर सकते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज़हीन हैं, लेकिन एक बात कि आप ज़्यादा देर चल नहीं सकेंगे। इस कोटेशन के साथ अपने प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद सलमान को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज।